ट्रैक कोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का आदेश दिया था। अब उसके बाद बिहार में 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। नीट पेपर लीक केस का जल्द होगा निपटारा। तो नीट पेपर लीक मामले में स्पेशल एफटीसी का गठन किया गया। हाईकोर्ट के निर्देश पर पटना, लखीसराय, पूर्णिया में एफटीसी सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से छात्रों की मांग पर यह निर्णय लिया गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, जिससे कि पेपर लीक के मामले की जल्द समाधान की जाएगी और छात्रों की जो मांग है वो मान ली गई और इसीलिए पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया। बिहार में 3 जगह पर फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगे, पटना, लखीसराय और पूर्णिया में। जो भी दोषी होंगे उन पे त्वरित कार्रवाई हो, कानून के मुताबिक उनको सजा मिले और इसका असर दूरगामी हो रहा है कि आगे कोई इस तरह का कुकृत्य करने के पहले 100 बार सोचेगा। एक लोगों के मन में भावना रहती है, अपराधियों के मन में कि अपराध करेंगे, लंबी कानूनी प्रक्रिया होगी, उसमें हमको बहुत हद तक राहत मिलेगा। लेकिन त्वरित कार्रवाई से, त्वरित निष्पादन से और त्वरित फैसला से उनके मन में भय पैदा होगा कि वक्त नहीं मिलने वाला है, अपराध करेंगे, पकड़े जाएंगे, तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी और सजा मिलेगी। और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृत राज लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद, देखिए अब हाईकोर्ट का भी निर्देश दिया गया, 3 जगह पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं, पटना, लखीसराय और पूर्णिया। किस आधार पर इन तीनों जगह का सिलेक्शन किया गया और आने वाले वक्त में कैसे ये कोर्ट काम करेगा? विद्यार्थियों के लिए वो जब इसमें अर्जी लगाएंगे तो कब तक इसका निपटारा होगा, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, नीट मामले को लेकर जिस तरीके से हंगामा हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करने का निर्देश दिया था और बिहार पहला राज्य है जहां पे 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है, जहां पे नीट मामले से जुड़े हुए या फिर जो भी परीक्षा में गड़बड़ी होती है उसके मामले सुने जाएंगे। और इसके लिए एक अलग रोस्टर भी जारी हो गया है जिस पर अगर बात करें तो जो प्राथमिकता के आधार पे इस कोर्ट में सुनवाई होगी और इस कोर्ट का मकसद है कि 90 दिनों के अंदर मामले का निष्पादन कर दिया जाए। जाहिर तौर पे अगर जल्द से जल्द जो भी घोटाले करते हैं, अगर नीट से जुड़े हुए या फिर दूसरा जो मामला जो बिहार में इसके पहले भी कई घोटाले हुए हैं शिक्षा को लेकर, बहाली को लेकर, उसके मामले की जांच तो चल ही रही थी। लेकिन इस फास्ट ट्रैक कोर्ट का फायदा ये होगा कि नियत समय 90 दिन के अंदर इस पूरे मामले पर अगर सुनवाई होने के बाद जो दोषी है उन्हें सजा मिलेगी। तो जाहिर तौर पर जो भी इस तरीके से गलत हरकत करते हैं और पेपर लीक जैसे कांड करते हैं उनके लिए एक बड़ा मैसेज होगा। और जाहिर तौर पर इस कोर्ट के जरिए जल्द से जल्द सुनवाई हो, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कराया जाएगा, जो साक्ष्य हैं, जो गवाह हैं, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द इस केस की सुनवाई हो सके। और जाहिर तौर पे इस कोर्ट का गठन का मकसद साफ है कि जो भी इस तरह के घटना में लिप्त रहेंगे उन्हें जल्द से जल्द और कड़ी सजा मिले। जाहिर तौर पे कई बार सजा मिलने में देर हो जाती है, कई बार इसका फायदा उठाकर साक्ष्य के अभाव में या दूसरी वजहों से जो अपराधी हैं या फिर जो आरोपी वो बाहर हो जाते हैं, जिससे फिर इस तरह की घटना होने का अंजाम बना रहता है। तो जाहिर तौर पे जब फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ है उसका मकसद साफ है कि नियत समय के अंदर, जो 90 दिन का बताया जाता है, नियत समय के अंदर जो भी आरोपी है उनको सजा हो और जो भी इस तरीके से घटनाएं घटती हैं उसे तत्काल प्रभाव पर रोका जाए और ताकि एक मैसेज आ सके इस तरह के कोर्ट के माध्यम से। और जो भी इस तरीके से घटना को अंजाम देते हैं वो इस तरह के घटना को अंजाम देने का पहले 10 बार सोचे। बिल्कुल आनंद, और देखिए इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छात्रों की मांग को लेकर के फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया और उन्होंने कहा भी था कि अब ऐसी कोई भी गड़बड़ी होगी और कोई भी ऐसा अगर ऐसी हरकतें करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और देखिए बिहार सरकार ने तुरंत इसे अप्लाई भी किया, पटना, लखीसराय, पूर्णिया में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के आदेश भी जारी कर दिए गए। लेकिन क्योंकि ये नीट एग्जाम को लेकर के पूरा हंगामा हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया। लेकिन क्या सिर्फ नीट पेपर लीक के मामले का ही निष्पादन होगा या और भी ऐसे कई पेपर लीक हो गए हैं, उसके लिए भी अर्जी इस कोर्ट में दाखिल की जा सकती है? क्या इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीट मामले के बाद ये कोर्ट का गठन हुआ है। लेकिन बिहार में कई बार हम लोगों ने घोटाले की बात सुनी है। TRE 3 में भी, शिक्षा बहाली में भी ऐसी जानकारी सामने आ रही थी। इसके पहले भी कई परीक्षा घोटाला हुआ है जिसको रोकने के लिए ये कोर्ट बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और जाहिर तौर पे इस तरह के मामले जो भी आएंगे वो इस तरह के कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी। और जाहिर तौर पे
ये तय मानिए कि इस तरह के कोर्ट के गठन के बाद वैसे लोगों पर अंकुश लग सकता है या फिर ऐसी घटनाओं में कमी हो सकती है जो लगातार इस तरह के घटना को अंजाम देते हैं और वो साक्ष्य के अभाव में या फिर एक लंबा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से वो कई बार उन्हें बेल मिल जाता है या फिर छूट जाते हैं, जिससे इस तरह की घटनाओं की आशंका बनी रहती है। जब फास्ट ट्रैक कोर्ट हो जाएगा और एक नियत समय के अंदर, जिसकी जानकारी हम बार बार देने की कोशिश करें कि 90 दिनों के अंदर इस पूरे मामले पर जो भी आरोपी होंगे, अगर वो उन पर आरोप सिद्ध हो जाता है तो उन्हें सजा दी जाएगी। जाहिर तौर पे कड़ी सजा होगी और इस तरह के कोर्ट के माध्यम से यही मैसेज देने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है कि अब जो भी इस तरीके से घोटाला करते हैं, पेपर लीक करते हैं या फिर इस तरीके से घटना को अंजाम देते हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और नियत समय के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी साक्ष्य होंगे, आने से अब उन लोगों में खौफ होगा जो पेपर लीक करवाते हैं या इस तरीके की घटनाओं में शामिल होते हैं। तो देने की कोशिश की गई है। अब इसका कितना असर पड़ेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था 2005 के बाद जब नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली थी तो उस समय स्पीडी ट्रायल की शुरुआत हुई थी और इस स्पीडी ट्रायल की वजह से अपराधियों में खौफ हुआ था। कई अपराधियों ने सरेंडर किया था, कई अपराधी जब गिरफ्तार हुए थे उन्हें नियत समय के अंदर स्पीडी ट्रायल चला के उन्हें सजा दी गई थी। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर जो बिहार सरकार ने फैसला किया है उसका एक दूरगामी असर हो सकता है। जाहिर तौर पर इसके लिए थोड़ा वक्त देना होगा, लेकिन जाहिर तौर पर अगर इस तरह के कोर्ट का, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होता है तो अपराधियों को ये तो भय हो जाएगा कि अगर वो पकड़े गए तो तुरंत उन्हें सजा मिलेगी, कड़ी सजा मिलेगी। और जाहिर तौर पर अगर जब उन्हें आभास हो जाएगा कि इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है ताकि शिक्षा माफियाओं में और ऐसे घोटाले जो करते हैं उनमें खौफ पैदा हो और बच्चों की शिक्षा के साथ वो खिलवाड़ ना करें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आनंद। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों के तबादले को लेकर के एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज से शिक्षक ट्रांसफर पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे और सभी श्रेणी के शिक्षकों, टीआरई 3 से नियुक्त शिक्षकों, हेडमास्टर और लाइब्रेरियन का भी तबादला किया जाएगा। वहीं टीआरई 4 भर्ती की अधियाचना मुख्यमंत्री को भेज दी गई है। भर्ती में कितने पद होंगे इसकी घोषणा मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, मिथिलेश तिवारी का ये बहुत बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा है कि टीआरई 4 भर्ती की अधिसूचना मुख्यमंत्री को भेज दी गई है और कितने पद पर बहाली होनी है इसका निर्णय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। नमस्कार। बिहार के हमारे सभी शिक्षिका एवं शिक्षक वृंद, हमारी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिए। आप सभी की इच्छा थी कि आपके स्थानांतरण आपके जिले में और आपके प्रखंड और आपके पंचायत के बगल में हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और मैंने बैठ करके एक हम लोगों ने बिहार में स्थानांतरण नियमावली बनाई और अब दिनांक 29 जुलाई 2026 से 5 अगस्त 2026 के बीच सभी प्रकार के शिक्षकों का के ट्रांसफर हेतु आवेदन लिए जाएंगे। और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, मिथिलेश तिवारी की तरफ से 2 बड़े ऐलान किए गए। शिक्षक ट्रांसफर पोर्टल आज से खुल गए हैं और दूसरा बड़ा ऐलान टीआरई 4 को लेकर के किया गया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट टीआरई 4 एग्जाम भर्ती में जाना चाह रहे हैं, वेट कर रहे हैं। ऐसे में उसकी जो अधिसूचना है वो मुख्यमंत्री को भेज दी गई है। कितने सीट पर इस बार बहाली होगी, क्या जानकारी है? देखिए, 2 बड़े फैसले लिए गए हैं जिसमें टीआरई 4 है और टीचर का ट्रांसफर है। सबसे पहले बता दें आपको कि आज से समायोजन के साथ साथ जो स्थानांतरण है उसकी प्रक्रिया शुरू हो रही है, क्योंकि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जो है सभी शिक्षकों से आवेदन लिए जाएंगे और इसमें 30 चॉइस जो है इस बार पहली बार दिया जा रहा है कि शिक्षक जो है 30 चॉइस में से कोई चॉइस जो है अपना वो सिलेक्ट करेंगे और 30 चॉइस में डालेंगे और उसके बाद उन्हें जो है सरकार अलॉट करेगी। तो कुल मिलाकर आज से चाहे वो टीआरई 1, 2, 3 विशिष्ट वाले हों या फिर जो एचटी और एचएम टीचर हैं, दोनों जो है हेडमास्टर और हेड टीचर, वो आवेदन करेंगे। इसके अलावा जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है 3 चरण में की जाएगी, बता दें आपको। और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के आदेश के बाद ये पूरी प्रक्रिया जो है एक तरह से समय पर शेड्यूल जारी किया गया है कि पूर्ण किया जाए। इसके अलावा टीआरई 4 जो है उसको लेकर भी तैयारी कर ली गई है। टीआरई 4 में 30 से 35 हजार वैकेंसी लगभग निकलने वाली है, जिसको लेकर अधियाचना भेज दी गई है सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से 2 या 3 अगस्त को बीपीएससी को अधियाचना भेज दी जाएगी।
जिसके बाद बीपीएससी जो है विज्ञापन जारी करेगा। तो कुल मिलाकर 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 ये तमाम जो वर्ग हैं, इसमें अलग अलग विषयों में वैकेंसी जो है निकलने वाली है और इंतजार जो है अभ्यर्थियों का खत्म होने वाला है। तो TRE-4 का इंतजार कई बार कहा जाए आंदोलन भी हुआ है और लंबे समय से इंतजार हो रहा था जी। तो अभ्यर्थियों को एक तरह से उम्मीद जगी है कि अब जल्दी बहाली हो जाएगी। बिल्कुल, तो ये TRE-4 के स्टूडेंट्स के लिए, अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन रजनीश, क्योंकि शिक्षा ट्रांसफर पोर्टल की अगर हम बात करें तो ये आज से ये आवेदन की प्रक्रिया शुरू है, कब तक चलेगी? ये आवेदन की प्रक्रिया लगातार चलेगी और बता दें आपको, अलग अलग जो मॉडल स्कूल वाले टीचर है उनके लिए भी डेट जारी किया जाएगा, क्योंकि मॉडल स्कूल वाले टीचर का ट्रांसफर पहले कहा गया था कि नहीं होगा, उनका भी होगा। HT वाले जो हेड टीचर है उनका भी होगा, हेडमास्टर है उनका भी होगा, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड जो है उस अवधि में ट्रांसफर नहीं होना था, उस नियमावली को शिथिल कर दिया गया है। अब जो है जो प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे उनका भी ट्रांसफर होगा। तो इसको लेकर अलग अलग शेड्यूल जो है, फिलहाल एक शेड्यूल रजनीश, उनके गृह जिला में उनका ट्रांसफर हो सकता है? मतलब बिल्कुल, देखिए जो महिला हैं, यानी जो महिला टीचर्स हैं, उनको अपने पंचायत के बगल वाली पंचायत में सरकार पोस्टिंग करने वाली है और जो पुरुष हैं उनको अपने ब्लॉक के बगल वाले ब्लॉक में जो है कोशिश रहेगी कि सरकार उनकी पोस्टिंग करेगी। तो इस पर बड़ा बदलाव किया जा रहा है उनकी सहूलियत के लिए। जी ठीक है रजनीश, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई है। माना यह जा रहा है कि सरकार रोजगार, निवेश और सैटेलाइट टाउनशिप समेत कई अहम प्रस्तावों पर फैसला ले सकती है। बैठक में लिए जाने वाले निर्णय बिहार के विकास और भविष्य की योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज शाम 5 बजे कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, जो सचिवालय के सभागार में होगी। जाहिर सी बात है, हर बुधवार को सम्राट चौधरी कैबिनेट की बैठक करते हैं और कैबिनेट की बैठक में कई ऐसे महत्वपूर्ण एजेंडे पर मुहर लगती है जो बिहार के विकास से सीधा जुड़ाव रखता है। जाहिर तौर पे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या फिर सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर हो, या फिर निवेश को लेकर हो, इंडस्ट्री को लेकर, कई सारे विभागों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडे आज कैबिनेट के बैठक में रखे जाएंगे। और माना जा रहा है कि बिहार में निवेश के साथ साथ रोजगार को लेकर भी कैबिनेट के बैठक में महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। जाहिर तौर पर पिछले कुछ बैठकों में लगातार बिहार में निवेश को लेकर बड़े बड़े फैसले हुए हैं और खासकर बिहार तेज गति से कैसे विकास करे, इसे लेकर भी कई महत्वपूर्ण एजेंडे पर मुहर लगी। और आज भी माना जा रहा है कि युवाओं के लिए भी कुछ बड़ी खबर आ सकती है। साथ ही निवेश को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। इसके अलावा बिहार का तेज गति से विकास कैसे हो, सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर भी कैबिनेट के बैठक में कई बार महत्वपूर्ण एजेंडे पर मुहर लगती आई है। तो आज माना जा रहा है कि शाम 5 बजे जब कैबिनेट की बैठक करेंगे तो उसमें बिहार के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण एजेंडे पर आज मुहर लगेगी। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। इसी बीच बड़ी खबर आपको बक्सर से बताते हैं, जहां रिश्तों को शर्मसार करने वाली हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर के पति की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इसके बाद दोनों ने शव को छिपाने के लिए नहर में फेंक दिया। घटना डुमराव अनुमंडल के वासुदेवा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर मृतक की पत्नी ममता देवी और उसके प्रेमी अरविंद कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मृतक वीरेंद्र सिंह रोहतास जिले के काराकाट थाना क्षेत्र का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक वीरेंद्र सिंह और अरविंद पहले मित्र थे, दोनों दोस्त थे, एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। इसी दौरान ममता देवी और अरविंद के बीच प्रेम संबंध हो गया। दोनों शादी करना चाहते थे, जिसकी वजह से दोनों ने मिलकर के वीरेंद्र की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। काफी गंभीर अपराध है, हत्या भी जो है काफी बेरहमी से किया गया। इसमें गरासी भी बरामद हो चुकी है और अभियुक्त को अरविंद कुमार एवं ममता देवी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। कहते हैं प्रेम अंधा होता है और जब प्रेम परवान चढ़ता है तो बड़े बड़े आपराधिक घटनाएं होती हैं। बक्सर जिले के वासुदेवा थाना क्षेत्र में इसी तरह की एक वारदात सामने आई जब बक्सर पुलिस को एक नहर में बहता हुआ लाश मिला। जब पुलिस ने अनुसंधान शुरू की तो इस पूरे मामले में कह सकते हैं कि जो प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर इस पूरे हत्या का जो रूपरेखा होता है, पृष्ठभूमि होती है, उसे तैयार की। अरविंद और ममता ने मिल करके
और जो ममता का जो पति है उसकी हत्या की। इसमें प्रेमी और जो प्रेमिका उसकी है जो ममता, वो दोनों शादी करना चाहते थे और जो अरविंद था उसने इस पूरे शादी को संपन्न कराने के लिए अपने दोस्त की हत्या की। पुलिस ने अपने अनुसंधान में उस गणासे को बरामद किया है जो हत्या में उपयोग किया गया था और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अरविंद और ममता को गिरफ्तार किया है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। सिवान से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सिवान के सरपंच का शव बरामद किया गया है। तो उत्तर प्रदेश से सरपंच का शव बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से शव बरामद हुआ है। हरदोबारा के सरपंच विनोद कुशवाहा का शव बरामद किया गया है। तो पेड़ से लटका मिला है सरपंच का शव। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, सरपंच का शव बरामद किया गया है। सिवान से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के से सरपंच का शव मिला है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से शव बरामद किया गया। और गोपालगंज के सदर अस्पताल की इमरजेंसी में जमकर के मारपीट हुई। चाकूबाजी में घायल होकर के इलाज कराने पहुंचे दो पक्षों के बीच अस्पताल परिसर में ही मारपीट शुरू हो गई। सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लात घूंसे चलाए, जिससे कि अस्पताल में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। नगर थाना क्षेत्र के जादवपुर मोड़ के समीप मुर्गे की दुकान लगाने को लेकर के कल शाम में विवाद हुआ था और देखते ही देखते विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि चाकूबाजी की घटना हो गई। और इस मामले में मठिया साधु चौक निवासी साबिर अली और विशाल कुमार घायल हो गए हैं। देर रात में स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही दोनों घायलों के परिजन भी अस्पताल में पहुंचे और इसी दौरान पुराने विवाद को लेकर के दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इमरजेंसी वार्ड के बाहर मारपीट शुरू हो गई। मान लीजिए हम लोग का जगह था, हम लोग बेच रहे थे, तो उसका दुकान हम लोग की जगह पर रख दिया था। तो हम लोग बोले कि यहाँ से हटाओ, तो उसका जो नौसदीन है वो आकर तरना गया मारने के लिए। तो इसी पर उसको लड़का समझा कुछ भी और लड़ाई कर दिया उसी पर। अब 2-4 महीने झगड़ा हुआ, फिर समझौता हो गया। आज भी इधर घेर घेर के वो लोग मार रहा है, हम लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं इसलिए। तो कटिहार के कुर्सेला तिनघड़िया में गंगा कोसी नदी के कटाव ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। लगातार हो रहे कटाव से कई एकड़ खेती की जमीन नदी में समा चुकी है और अब घरों पर भी खतरा मंडराने लगा है। कटाव रोकने के उपाय और बंबू रोल भी नाकाम साबित हो रहे हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की है। वहीं जिलाधिकारी ने हालात पर नजर रखने और जरूरी कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। ये तस्वीर आपको टीवी से तस्वीर है, जैसे कटाव हो रहा है वो आप देख पा रहे होंगे। तो कटिहार से खबर सामने आ रही है, कटाव से खेतों के बाद अब घरों पर भी संकट मंडराने लगा है। लोगों में गुस्सा है प्रशासन के खिलाफ कि तैयारियां पूरी नहीं की जाती हैं। और अब आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, नदी के कहर से अब तिनघड़िया कांप रहा है। गंगा कोसी की तेज धार ने अब लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। हम यहाँ कैसो सबने मिली के मीडिया प्रभारी छो भैया, तोरे द्वारा जो सरकार का जाए जल्दी से कम हो जाए, तुम्हारा गाँव बचते भैया। नहीं तो सब बिल्टी में एक घर कटबे करते, जमीन गेले कहीं पहाड़ों घरों में रह सके। जब घरों कटी जते रहबे कहाँ, यो तो एगो बड़का चिंता है हमरा सब जनता। इसी देश का नागरिक है, सिर्फ हम लोग वोट देने के लिए बने हैं। अभी विपत्ति में कोई प्रशासन न प्रतिनिधि कोई नहीं आ रहे हैं। जहाँ जहाँ पर भी जो सूचना मिलती है, ऑलरेडी जो जियो बैग्स हैं, बोरे हैं, बम्बू रोल का जो मटेरियल है, वो सारी चीज़ जमा करके रखी गई हैं। और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी हमने बोला है कि वो लगातार अपने जेईस के माध्यम से निगरानी भी रखें और सूचना मिलती है तो स्वयं भी जा करके उसको देखें, ताकि हम लोग यथासंभव लोगों को बचा सके और कोई भी जान माल के नुकसान को रोका जा सके। कटिहार से ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां गंगा कोसी की तेज धार ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा ली है और लोगों में भी अब प्रशासन और सरकार के खिलाफ गुस्सा है। और मोकामा के बाढ़ अनुमंडल स्थित ओंटा पंचायत में गंगा की तेज धारा से कटाव लगातार बढ़ रहा है। देखिए, ओंटा से दरियापुर तक करीब 3 किलोमीटर क्षेत्र में नदी किनारे जमीन कट रही है, जिससे कि ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है। जल संसाधन विभाग कटाव रोकने के लिए बचाव कार्य और गंगा की मुख्य धारा
मोड़ने का काम कर रहा है। हालांकि कुछ स्थानों पर अब भी कटाव जारी है। ग्रामीणों का ये कहना है कि अगर समय रहते काम शुरू होता तो नुकसान कम होता। फिलहाल विभाग के प्रयासों से लोगों को राहत की उम्मीद है। पानी जिस हिसाब से बढ़ रहा है कि गांव के लिए तो खतरा की घड़ी है ना जी। अगर जो कल के डेट में ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो आम इंसान को भी दिक्कत होगा और बाकी कटाव रोका जाए। क्या लगता है जिस तरह से बड़ी संख्या में आबादी प्रभावित होने का खतरा है, सीआरपीएफ कैंप का भी खतरा है? सीआरपीएफ कैंप का भी खतरा है प्लस मोटा गांव का भी खतरा है ना, क्योंकि पानी जिस हिसाब से बढ़ रही है आगे चलकर बहुत नुकसान देने वाली है। देखिए, मानसून की कम बारिश ने पूर्वी चंपारण के किसानों की चिंता बढ़ा दी है। आसमान में बादल छाने के बावजूद बारिश नहीं होने से धान और मक्के के खेतों में दरारें पड़ गई हैं। किसान सिंचाई के सहारे फसल बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। आपको बता दें कि छोड़ा दानो, लखौरा, बंजारिया, मोतिहारी, मधुबन और पकड़ी दयाल समेत कई प्रखंडों में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। बारिश के इंतजार में किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। मानसून की बेरुखी ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है और वैसी स्थिति में पूर्वी चंपारण में मानसून के सक्रिय नहीं होने से किसान परेशान जरूर है और खेतों में जो मोटी मोटी दरारें हैं, देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे जो धान के फसल हैं और खेतों में मोटी मोटी दरारें जो है वो किसानों की परेशानी को और बढ़ा रही है। वैसी स्थिति में मौसम विभाग ने अनुमान जरूर लगाया है कि बारिश होगी, लेकिन देखिए सबसे पहले आपको आसमान की तस्वीर दिखाएंगे। आसमान में काले बादल जरूर छाए हैं, लेकिन किसान बारिश के इंतजार में है। लेकिन किसानों की परेशानी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि खेतों में मोटी दरारें आ गई है। ये किसान के लिए चिंता का विषय है क्योंकि मानसून सक्रिय नहीं है, जिसके कारण बारिश नहीं हो पा रही है और किसान एक बार फिर आर्थिक मार से झेलने को मजबूर है। जो पंपी सेट है, निजी पंपी सेट से पानी का पटवन कर रहे हैं, खेतों की सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन फसल बचाना मुश्किल है। वैसी स्थिति में मौसम विभाग का अनुमान है कि कुछ दिनों में बारिश होगी, लेकिन बारिश अभी हो नहीं पा रही है। तो वैसी स्थिति में जो फसल है, खासतौर पे जो धान का फसल है, मक्के का फसल है, ये फसलें बर्बाद हो रही है। किसान जरूर दिख रहे हैं और सभी लोग जो किसान हैं या आम लोग हैं वो बारिश के इंतजार में है ताकि बारिश हो जाए। और मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश होगी, लेकिन मानसून के सक्रिय नहीं होने से किसान अभी भी परेशान दिख रहे हैं। 19 कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। फिलहाल इस